हेलो दोस्तों, ऑडियो स्टोरीज के मेरे चैनल ऑडियो बुक हिंदी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीलिमा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ प्यार भरी खट्टी मीठी कहानियां। दोस्तों, आज आप सुनेंगे मशहूर जासूस शर्लॉक होम्स सीरीज की कहानी अ स्कैंडल इन बोहेमिया हिंदी में। शर्लॉक होम्स के लिए आयरीन एडलर हमेशा से वो औरत रही थी। मैंने उसे बहुत कम बार ही किसी और नाम से उसे बुलाते देखा है। उसकी नज़रों में वो औरतों में श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं था कि आयरीन के लिए उसके मन में मोहब्बत जैसी कोई चीज़ थी। उसके हिसाब से इस तरह के जज्बात सिर्फ और सिर्फ नफरत के काबिल थे। पिछले कई दिनों से मैं होम्स से नहीं मिला था। मेरी शादी के कारण हम दोनों में थोड़ी दूरी आ गई थी। मेरा पूरा ध्यान अपनी गृहस्थी पर केंद्रित था, जबकि होम्स को किसी भी तरह के मिलने जुलने से नफरत थी और वो हमारे बेकर स्ट्रीट वाले घर में ही अपनी किताबों में डूबा रहता और हर हफ्ते कभी कोकीन, कभी अपनी महत्वाकांक्षा और कभी अपनी स्वाभाविक चुस्ती के बीच झूलता रहता। अब भी वो हमेशा की तरह उन सुरागों को ढूंढने और उन रहस्यों का पर्दाफाश करने की कोशिश करता था, पुलिस जिनमें असफल रहती थी। समय समय पर मुझे उसके कामों का पता चलता रहता था। ट्रेपोफ हत्याओं के संबंध में उसको ओडेसा बुलाया जाना, एटकिंसन भाइयों वाली सनसनीखेज त्रासदी का सुलझाना और आखिर में हॉलैंड के शाही खानदान के लिए उसने जितनी नज़ाकत और सफलता से काम किया था, उसके बारे में भी मुझे पता चला था। लेकिन इन कामों के अलावा जो मुझे रोज़ का अखबार पढ़ने वाले बाकी पाठकों की तरह ही पता चलते थे, मुझे अपने पुराने दोस्त और सहयोगी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम था। ये 20 मार्च 1888 रात की बात है। मैं अपने एक रोगी को देखकर लौट रहा था। अब मैं सिविल प्रैक्टिस करने लगा था। जब मैं बेकर स्ट्रीट से गुजरा और अपने पुराने दरवाजे से निकला तो अचानक मेरे मन में होम्स से मिलने की तीव्र इच्छा पैदा हुई और ये जानने की भी कि वो अपनी अद्भुत क्षमता किस काम में लगा रहा है। उसके कमरे में उस वक्त तेज रोशनी थी और जब मैंने ऊपर देखा तो उसकी लंबी छरहरी आकृति को पर्दे के पीछे काली परछाई के रूप में गुजरते देखा। वो बार बार तेजी से कमरे के चक्कर काट रहा था। उसका सिर छाती पर टिका हुआ था और हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। मैं उसके हर मूड और आदत को पहचानता था। उसके हाव भाव से मैं सब कुछ समझ गया। वो फिर से अपने काम पर लग गया था। ड्रग्स की खुमारी से निकलकर किसी नई समस्या का हल ढूंढने के लिए बेचैन था। मैंने घंटी बजाई और गेट खुलने पर मैं अंदर दाखिल हो गया। मुझे देखकर वो खुश तो हुआ, लेकिन बोला कुछ नहीं। आंखों से ही उसने मुझे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। अपना सिगार का केस मेरी ओर उछाल दिया और कोने में रखे स्पिरिट केस और गैसोलीन की ओर इशारा किया। फिर वो आग के पास खड़ा होकर अपनी पारखी नजरों से मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसने कहा, शादी तुम्हें काफी रास आई है वॉटसन। मुझे लगता है कि जब मैंने पिछली बार तुम्हें देखा था तब से अब तक तुम्हारा वजन 7.5 पाउंड बढ़ गया है। 7, मैंने जवाब दिया। हाँ, मुझे लग ही रहा था, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं था कि तुम वापस अपने पेशे में लौटना चाहते हो। लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मैंने पूछा। तुम्हें देखकर, और साथ ही मुझे ये भी पता चला है कि तुम कुछ दिनों से भीग रहे हो और तुम्हारी नौकरानी एकदम फूहड़ और लापरवाह है। अरे यार, ये तो हद ही हो गई। अगर तुम कुछ शताब्दियों पहले पैदा हुए होते तो तुम्हें जलाकर मार दिया जाता। ये सच है कि मैं पिछले गुरुवार को सैर के लिए गया था और वहां से बहुत भीगी हालत में वापस आया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली। और जहाँ तक मेरी नौकरानी मैरी जेन का सवाल है, वो सुधरने वाली नहीं है। मेरी पत्नी ने उसे नोटिस दे दिया है, लेकिन मुझे इस बात के लिए भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें ये सब पता कैसे चल रहा है। वो जोर से हंस दिया और उसने अपने लंबे हाथ आपस में रगड़े। बड़ी आसान सी बात है वॉटसन। मेरी आंखें बता रही हैं कि तुम्हारे बाएं जूते के अंदर की तरफ, जहाँ आग की रोशनी पड़ रही है, चमड़ा 6 जगह से एक जैसा कटा हुआ है। जाहिर है कि ये निशान किसी ऐसे आदमी ने बनाए हैं जिसने वहां से लापरवाही से सूखी मिट्टी को खुरचने की कोशिश की है। इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि तुम खराब मौसम में बाहर गए थे और तुम्हारा नौकर बड़ा ही गुस्सैल है जो गुस्से में जूते काट देता है। अगर कोई जेंटलमैन मेरे कमरे में आइडोफॉर्म का भभका लिए दाखिल हो और उसके दाएं हाथ की बीच वाली उंगली पर सिल्वर नाइट्रेट का काला निशान लगा हो
और उसके हैट में एक तरफ उभार ये दिखा रहा हो कि उसने वहां पर अपना स्टेथोस्कोप छिपा रखा है, और उसके बाद भी मैं ये अंदाज़ा ना लगा सकूं कि तुम डॉक्टरी के पेशे के एक एक्टिव सदस्य हो, तो मैं पागल ही माना जाऊंगा। उसके तर्क और निष्कर्षों पर पहुंचने की इस पूरी प्रक्रिया को सुनकर मैं हंसे बिना नहीं रह सका। मैंने कहा, जब तुम अपने कारण बताते हो तो हमेशा बात इतनी साधारण लगती है कि ऐसा लगता है कि हाँ, मैं भी यही सोचता। हालांकि तुम्हारे तर्क सुनकर मैं हमेशा भौचक्का रह जाता हूँ जब तक तुम उसकी प्रक्रिया समझा नहीं देते, और फिर भी मुझे ये लगता है कि मेरी आंखें तुम्हारी आंखों जितनी ही तेज हैं। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है वॉटसन, तुम देखते हो लेकिन गौर नहीं करते। यही फर्क है तुम में और मुझ में। जैसे उदाहरण के लिए, तुमने हॉल से इस कमरे तक आने वाली सीढ़ियों को अक्सर देखा होगा। हाँ, देखा है। कितनी बार? सैकड़ों बार। तो जरा बताओ, वो कितनी सीढ़ियां हैं? कितनी सीढ़ियां? मुझे नहीं मालूम। यही तो, तुम गौर नहीं करते और फिर भी तुम कहते हो कि तुमने उनको देखा है। यही बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। मुझे मालूम है कि वहां 17 सीढ़ियां हैं, क्योंकि मैंने देखा भी है और गौर भी किया है। वैसे क्योंकि तुमको इन छोटी मोटी समस्याओं में मजा आता है और तुम कभी कभी मेरे बेकार के अनुभव लिखने की भी मेहरबानी कर चुके हो, तो शायद तुम्हें इस बात में मजा आए। इतना कहकर उसने मेज पर खुला पड़ा गुलाबी रंग का एक कागज मेरी ओर उछाल दिया। ये आखिरी डाक से आया था, इसे जोर से पढ़ो। उस नोट में कोई तारीख नहीं लिखी थी और ना ही कोई नाम या पता था। उस पर लिखा था, आज रात 7:45 बजे तुम्हारे पास एक शख्स आएगा जो एक बड़े गंभीर मसले पर तुम्हारी राय लेना चाहता है। यूरोप के एक शाही खानदान के प्रति तुम्हारा रवैया दिखाता है कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है उन मामलों में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तुम्हारे बारे में ये तारीफ हमें कई सूत्रों से मिली है, तो फिर उस वक्त पर तुम्हारे कमरे में मुलाकात होगी, और इस बात का बुरा मत मानना कि तुम्हारे मेहमान ने मुखौटा पहन रखा है। ये तो कोई बड़ा रहस्य लगता है, मैंने कहा। तुम्हें क्या लगता है, इसका क्या मतलब है? अभी मेरे पास कोई खास जानकारी नहीं है। जानकारी हासिल किए बिना ही अनुमान लगाना सबसे बड़ी गलती होती है। फिर लोग अनुमान के आधार पर तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने लगते हैं। और जहां तक इस नोट का सवाल है, तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? होम्स ने मुझसे पूछा। मैंने गौर से उस नोट पर लिखी लिखावट को देखा और उस कागज को भी जिस पर वो लिखा था। फिर मैंने कहा, जिस आदमी ने ये लिखा है, मेरे अनुमान से वो काफी दौलतमंद है। इस तरह के कागज का पैकेट आधे क्राउन से कम का नहीं हो सकता। ये काफी मजबूत और कड़ा है। मेरी बात पर होम्स ने कहा, ये अंग्रेजी कागज है ही नहीं, इसे रोशनी में उठाकर देखो। मैंने वैसा ही किया और पाया कि उस पर अंग्रेजी के कुछ अक्षर वाटरमार्क के रूप में छपे हुए थे। ये थे कैपिटल ई, स्मॉल जी, पी, फिर से कैपिटल जी और स्मॉल टी। ये शायद इस कागज को बनाने वाले का नाम या उसका मोनोग्राम है, मैंने कहा। नहीं, स्मॉल टी के साथ बना जी एक जर्मन शब्द दिखता है, जिसेलशैफ्ट, जर्मन में, जिसका मतलब है कंपनी। पी का मतलब है पेपर यानी कागज। अब ई जी का क्या मतलब हो सकता है? चलो अपने गैजेट पर नजर डालते हैं। उसने अपने शेल्फ से एक भारी भरकम किताब निकाली और उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर से इस नाम को ढूंढने लगा। इग्लो, इग्लोनिज, ये इग्रिया, ये एक जर्मन भाषी प्रदेश है बोहेमिया में, जो कॉरिसबैड से ज़्यादा दूर नहीं है। ये वॉलेंस्टेन की मौत के लिए मशहूर है और अपनी असंख्य कांच की फैक्ट्रियों और कागज़ की मिलों के लिए। अचानक उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने अपनी सिगरेट का एक बड़ा नीला विजयी कश छोड़ा। ये कागज़ बोहेमिया में बना है और जिस आदमी ने ये नोट लिखा है वो जर्मन है। इस वाक्य की अजीब बनावट देखो। कोई फ्रांसीसी या रूसी ऐसा वाक्य नहीं लिख सकता। अब बस हमें ये जानना बाकी है कि ये जर्मन व्यक्ति जो बोहेमिया में बने कागज़ पर लिखता है और अपने चेहरे को मास्क से छुपाकर रखना चाहता है, आखिर चाहता क्या है। और ये लो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो आ गया है और अब हमारी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। वो बोल ही रहा था कि घोड़ों की टापों और घास पर पहियों के रुकने की तेज आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही जोर से घंटी बजी। होम्स ने सीटी बजाई। आवाज से पता चलता है कि बड़ी शानदार जोड़ी है।
खिड़की में से झांककर देखते हुए होम्स बोला, एक शानदार घोड़ा गाड़ी और उससे भी शानदार घोड़े। एक एक की कीमत 150 सोने के सिक्के जरूर होगी। इस केस में अगर और कुछ ना भी हो तो पैसा बहुत है। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए होम्स। बिल्कुल नहीं डॉक्टर, अपनी जगह पर बैठे रहो। ये केस मुझे काफ़ी दिलचस्प लग रहा है, तुम इसमें मेरे साथ ज़रूर रहोगे। लेकिन तुम्हारा मुवक्किल अपनी पहचान छुपा कर रखना चाहता है। अरे उसकी फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। देखो वो आ गया, तुम आराम कुर्सी पर बैठो और ध्यान से हमारी बातें सुनो। उसी वक्त एक आदमी अंदर आया जो काफ़ी लंबा था और उसका सीना और हाथ पैर ग्रीक देवता हरक्यूलिस जैसे थे। उसके कपड़े काफ़ी कीमती थे। उसके कंधों पर गहरे नीले रंग का चोगा था जिसमें काफ़ी कीमती रेशमी अस्तर लगा था। चोगा एक ब्रोच से उसकी गर्दन पर बंधा हुआ था जिसमें एक बेहद कीमती बिल्लौर जड़ा था। बूट उसके टखनों तक आ रहे थे और उनके ऊपर गहरे कत्थई रंग का फर लगा था। इन सब चीज़ों को देखकर पुराने ज़माने की रईसी याद आ रही थी। उसके हाथ में चौड़े किनारे वाला हैट था और उसने अपने चेहरे का ऊपरी हिस्सा एक काले मुखौटे से ढक रखा था। ये मुखौटा उसके गालों तक आ रहा था। चेहरे के नीचे के हिस्से से लग रहा था कि वो काफ़ी मजबूत चरित्र वाला आदमी है। उसका होंठ मोटा और लटका हुआ था, थोड़ी लंबी और सीधी थी, जिससे पता चल रहा था कि वो जो ठान लेता है उस पर अड़ा रहता है। उसने कर्कश आवाज़ में पूछा, तुम्हें मेरा नोट मिला? मैंने कहा था कि मैं आऊँगा। इतना कहकर उसने हम दोनों को बारी बारी से देखा, मानो समझ नहीं पा रहा हो कि किससे बातचीत करनी है। होम्स ने उसे कहा, प्लीज़ बैठिए, मैं शर्लॉक होम्स हूँ और ये मेरे मित्र और सहयोगी डॉक्टर वॉटसन हैं जो कभी कभी मेहरबानी करके मेरे कामों में मेरी मदद करते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे किससे बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है? मैं बोहेमिया का एक रईस हूँ। तुम मुझे काउंट वॉन क्रॉम के नाम से बुला सकते हो। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम्हारा ये दोस्त अपनी बात का पक्का होगा और हमारी बातों को इधर उधर नहीं बताएगा, और एक बहुत ज़रूरी बात के लिए इस पर भरोसा किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहूँगा। मैं जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन होम्स ने मेरी कलाई पकड़कर मुझे वापस कुर्सी की ओर धकेल दिया। या तो हम दोनों यहाँ रहेंगे या एक भी नहीं। तुम इसके सामने वो सब कुछ कह सकते हो जो मुझसे अकेले में कहने वाले थे, उसने आगंतुक से कहा। काउंट ने अपने चौड़े कंधे उचकाए और बोला, ठीक है, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। 2 साल तक तुम दोनों बिल्कुल चुप्पी साधे रहोगे। उसके बाद ये बात उतनी ज़रूरी नहीं रह जाएगी। इस वक्त ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ये मामला इतना गंभीर है कि यूरोप के इतिहास को भी प्रभावित कर सकता है। जी, मैं वादा करता हूँ, होम्स ने कहा। और मैं भी, मैंने कहा। इस मुखौटे के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जिस भले आदमी ने मुझे ये काम सौंपा है वो चाहता है कि मैं तुम लोगों के लिए अनजान बना रहूं, और मैं ये भी कबूलना चाहता हूँ कि अभी मैंने जो अपनी ये उपाधि काउंट बताई थी वो मेरी नहीं है। दरअसल हालात बड़े ही नाजुक हैं और यूरोप के एक शाही परिवार की इज्जत धूल में मिलने से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। साफ साफ कहूँ तो ये बोहेमिया के राजसी परिवार हाउस ऑफ ऑर्मस्टीन से जुड़ा हुआ मामला है। अपनी आराम कुर्सी पर आराम से पसरा हुआ होम्स बुदबुदाया, ये सब मुझे पहले से ही मालूम था। हमारे मेहमान ने बड़ी ही हैरानी से होम्स की ओर देखा, जिसके बारे में उसे बताया गया था कि वो यूरोप का सबसे चुस्त एजेंट है। होम्स ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने मुवक्किल की ओर बेसब्री से देखा। अगर योर मैजेस्टी अपने आने का मकसद बताने का कष्ट करें तो मैं आपको बेहतर सलाह दे पाऊंगा। वो आदमी कुर्सी से खड़ा हो गया और बड़ी ही बेसब्री से इधर उधर टहलने लगा। फिर बेबसी के अंदाज में उसने मुखौटा अपने चेहरे से हटाकर ज़मीन पर फेंक दिया। तुम ठीक कहते हो, मैं ही बादशाह हूँ। जब तुम जानते ही हो तो फिर मैं इसे छुपाने की कोशिश क्यों करूं? बिल्कुल, होम्स ने धीरे से कहा। जब आपने बोलना शुरू भी नहीं किया था योर मैजेस्टी, मैं तभी समझ गया था कि मैं बोहेमिया के वारिस राजा और ग्रैंड ड्यूक ऑफ कैसल फैलेस्टीन यानी विल्हेम गॉट्सरीच सिगिस्मंड वॉन ऑर्मस्टीन से बात कर रहा हूँ। जब तुम सब कुछ समझ ही गए हो तो ये भी जान लो कि मुझे खुद इस तरह के काम करने की आदत नहीं है, लेकिन ये मामला इतना नाजुक है कि अगर मैं किसी एजेंट को बताता तो मैं उसकी मुट्ठी में हो जाता।
मैं प्राग से भेष बदलकर यहाँ तक आया हूँ कि तुमसे सलाह ले सकूं। बात इस तरह से है, करीब 5 साल पहले वॉर्सॉ में लंबे समय के लिए जाने के दौरान मेरी जान पहचान एक मशहूर लेडी आयरीन एडलर से हुई। ये नाम तुम्हें ज़रूर जाना पहचाना लगेगा। होम्स ने बिना आंखें खोले धीरे से मुझसे कहा, ज़रा इस नाम को मेरी लिस्ट में देखना डॉक्टर। कई सालों से उसने नियम बना रखा था कि लोगों और चीज़ों के बारे में छपी हर बात को योजनाबद्ध तरीके से इकट्ठा कर लेता था, और इसी कारण शायद ही कोई ऐसा विषय या इंसान होगा जिसकी उसके पास जानकारी ना हो। इस मामले में मैंने देखा कि उस महिला के बारे में जानकारी हिब्रू के एक रब्बी और एक स्टाफ कमांडर के बीच में रखी थी, जिसने गहरे पानी की मछलियों के विषय में लेख लिखा था। मैंने वो कागज़ होम्स के हाथ में थमा दिया और वो उसे पढ़ने लगा। सन 1858 में न्यू जर्सी में पैदा हुई, कॉन्ट्रॉल्टो, इंपीरियल ओपेरा की मेन हीरोइन। कुछ समय बाद स्टेज से अवकाश ले लिया, अब लंदन में रह रही है। और जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, बादशाह सलामत ने इस युवती के साथ संबंध बनाए और उसे कुछ पत्र भेजे, और अब वे चाहते हैं कि उनके वे पत्र उनको वापस मिल जाएं। बिल्कुल यही बात है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? क्या आपकी गुप्त रूप से शादी भी हुई थी? होम्स ने बादशाह के सवाल के जवाब में अपना सवाल दाग दिया। नहीं। कोई कानूनी दस्तावेज या प्रमाण पत्र? बिल्कुल नहीं। तो फिर तो मेरे ख्याल से इसमें डरने की कोई बात नहीं है, योर मैजेस्टी। अगर वो युवती ब्लैकमेल के लिए चिट्ठियों का इस्तेमाल करे तो ये कैसे साबित करेगी कि वो असली हैं? उनमें मेरी लिखावट जो है, लेकिन लिखावट की तो नकल की जा सकती है। वो कागज़ मेरे निजी कागज़ हैं, वो चोरी किए गए भी हो सकते हैं। अरे, उन पर मेरी स्टैंप भी लगी है, वो भी नकल की जा सकती है। मेरा फोटो है, उसे खरीदा जा सकता है। उस फोटोग्राफ में हम दोनों हैं। ओह, ये बुरा हुआ। बादशाह ने वाकई सावधानी से काम नहीं लिया। मैं पागल हो रहा था, बिल्कुल पागल। आपने अपने आप को वाकई मुश्किल में डाल लिया है। उस वक्त मैं युवराज था, जवान था। अब मैं 30 का हूँ। उन चिट्ठियों को तो वापस लेना ही होगा, योर मैजेस्टी। हम पहले भी काफ़ी कोशिश कर चुके हैं। तो उसकी कीमत दे दीजिए, उसे खरीद लीजिए। वो नहीं बेचेगी, तो फिर उनको चुराना पड़ेगा। मैं 5 बार ये करवा चुका हूँ। 2 बार मेरे आदमियों ने उसका पूरा घर उथल पुथल कर दिया। एक बार जब वो यात्रा कर रही थी तो हमने उसका सारा सामान इधर उधर कर दिया। 2 बार हम वहाँ राहजनी करवा चुके हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। क्या चिट्ठियों का कोई भी अता पता नहीं मिला? होम्स ने पूछा। बिल्कुल नहीं, पता नहीं वो उन्हें कहाँ छुपा कर रखती है। होम्स हंस पड़ा। यह तो अच्छी खासी समस्या है, लेकिन मेरे लिए बहुत गंभीर। बादशाह ने थोड़ी नाराज़गी से कहा। जी हाँ सर, वाकई बहुत गंभीर। वो फोटो से क्या करना चाहती है? मुझे बर्बाद करना चाहती है। लेकिन कैसे? मेरी शादी होने वाली है स्कैंडिनेविया के राजा की दूसरी बेटी क्लोटिल्डा लॉथमैन वॉन से। तुम उसके परिवार के सख्त कायदे कानून जानते ही होंगे। वो खुद भी नज़ाकत का पुतला है। मेरे आचरण के बारे में ज़रा भी शक हमारे संबंध को पूरी तरह ख़त्म कर सकता है। और आयरीन एडलर फोटोग्राफ को उन तक पहुंचाने की धमकी दे रही है, और वो ऐसा कर भी सकती है। तुम उसे जानते नहीं हो। उसका दिल पत्थर का बना है। उसका चेहरा सबसे खूबसूरत औरत का है और दिमाग किसी अड़ियल आदमी का। मैं किसी और से शादी कर लूं, इसे रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। क्या आपको पक्का पता है कि उसने अभी तक फ़ोटो वहाँ नहीं भेजा है? होम्स ने पूछा। इस बात का तो मुझे यकीन है। वो कैसे? क्योंकि उसने कहा है कि वो उसे उस दिन भेजेगी जिस दिन हमारी सगाई की सार्वजनिक घोषणा की जाएगी, और वो घोषणा अगले सोमवार को की जानी है। ओह, फिर तो हमारे पास 3 दिन हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि अभी मेरे पास 1-2 ज़रूरी मामले निपटाने के लिए पड़े हैं। बादशाह सलामत फ़िलहाल के लिए लंदन में ही रुकेंगे ना? हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हें लैंगहम में काउंट वॉन क्रॉम के नाम से मिलूँगा। ठीक है, तो फिर मैं आपको टेलीग्राम लिखकर बता दूंगा कि हमने कितनी तरक्की की है। प्लीज़ ज़रूर बता देना, मैं बहुत चिंता में हूँ। उस फोटोग्राफ को पाने के लिए मैं अपने राज्य का कुछ हिस्सा तक देने के लिए तैयार हूँ, और अभी के तुम्हारे खर्चों के लिए
ये लो। इतना कहकर बादशाह ने एक भारी चमड़े का बैग अपने चोगे के अंदर से निकाला और मेज़ पर रख दिया। इसमें सोने के रूप में 300 पाउंड और नोटों के रूप में 700 पाउंड हैं, उन्होंने कहा। होम्स ने अपनी नोटबुक के एक कागज़ पर रसीद काटी और उनको थमा दी। और इस औरत का पता? उसने पूछा। ब्रायोनी लॉज, सर्पेंटाइन एवेन्यू, सेंट जॉन वुड। होम्स ने पता एक कागज़ पर नोट कर लिया और बोला, एक आखिरी सवाल, क्या ये फ़ोटो मढ़ा हुआ है? हाँ, बादशाह ने कहा। ठीक है, अब आप अपने होटल जाकर आराम करें और मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही आपको अच्छी खबर देंगे। बादशाह के वहाँ से चले जाने के बाद होम्स ने मुझे कहा, अब तुमको भी घर जाना चाहिए वॉटसन, और अगर मेहरबानी करके कल दोपहर 3 बजे तुम यहाँ आ जाओ तो मैं इस मामले पर तुमसे बात करना चाहूँगा। अगले दिन ठीक 3 बजे मैं बेकर स्ट्रीट पर था, लेकिन होम्स तब तक वापस नहीं आया था। मकान मालकिन ने मुझे बताया कि वो सुबह 8 बजे के करीब घर से निकला था। मैं आग के सामने बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा, चाहे उसे कितना भी समय क्यों न लगे। मुझे अभी से उसकी छानबीन में दिलचस्पी होने लगी थी। हालांकि ये मामला उन मामलों की तरह खूनी और अजीब नहीं था जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये पूरा मसला और उसके मुवक्किल का ऊंचा ओहदा कुछ अलग ही बात लिए था। करीब 4 बजे का वक्त होगा जब दरवाज़ा खुला और नशे में धुत एक रईस, पूरी तरह अस्त व्यस्त, चेहरे पर बढ़ी हुई दाढ़ी, लाल और सूजा हुआ चेहरा और गंदे कपड़े पहने मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मुझे अपने दोस्त की वेश बदलने की अद्भुत क्षमता की आदत होने पर भी 3 बार गौर करने के बाद ही ये यकीन हुआ कि वो वाकई में वही था। सिर हिलाते हुए वो अपने बेडरूम में चला गया, जहाँ से 5 मिनट में वो पहले की तरह ट्वीड सूट पहने इज्जतदार आदमी दिखता हुआ नजर आया। जेब में हाथ डालते हुए उसने आग के सामने अपने पैर फैलाए और कुछ मिनटों तक दिल खोलकर हंसता रहा। वाकई में बहुत ही हंसी की बात है। मुझे पता है कि तुम कभी नहीं जान पाओगे कि मैंने अपनी सुबह कैसे बिताई और क्या क्या किया। मेरे ख्याल से तुम मिस आयरीन एडलर की आदतों और उसके घर का जायजा ले रहे होंगे, मैंने कहा। हाँ, वो तो है, लेकिन इसका सिलसिला बड़ा ही अजीब था। मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। आज 8 बजे के करीब मैं घर से चला गया था, एक घोड़ा गाड़ी चलाने वाले के भेष में, जो कि बेरोजगार है। इन कोचवानों में आपस में बड़ी ही सहानुभूति और दोस्ती होती है। अगर उनमें घुल मिल कर देखो तो तुम्हें जल्दी ही सारी बातें मालूम हो जाती हैं। मैंने जल्दी ही ब्रायोनी लॉज को ढूंढ लिया। ये एक बड़ा सा घर है जिसके पीछे एक खूबसूरत बगीचा है। दरवाजे पर बड़ा सा ताला, दाईं ओर बड़ा सा सिटिंग रूम जो अच्छी तरह सजा हुआ है, फर्श तक की लंबी खिड़कियां और ऐसी अंग्रेजी चिटखनियां जिन्हें कोई बच्चा भी खोल ले। इसके पीछे कुछ खास नहीं था, सिवाय इसके कि गलियारे की खिड़की तक घोड़ा गाड़ी रखने की जगह से पहुंचा जा सकता था। मैंने उसके चारों तरफ घूमकर गौर से हर जगह को देखा, लेकिन कुछ खास देख नहीं पाया। फिर मैं सड़क की तरफ टहलता रहा और जैसी कि मुझे उम्मीद थी, मैंने पाया कि एक गली में घुड़साल थी जो बगीचे की एक दीवार तक जाती थी। मैंने घोड़ों की मालिश करने में साइसों की मदद की और बदले में मुझे 2 पेंस, कुछ शराब और थोड़ी तंबाकू मिल गई। इन सब से बढ़कर मिस एडलर के बारे में वो सारी जानकारियां मिली जो मुझे चाहिए थीं, और आसपास रहने वाले आधा दर्जन और लोगों के बारे में भी जिनमें मेरी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे उनकी कहानियां सुननी पड़ीं। और आयरीन के बारे में क्या पता चला? मैंने उत्सुकता से पूछा। उसने उस इलाके के सारे मर्दों के सिर झुका दिए हैं। इस दुनिया में वो सबसे नाजुक युवती है। कोचवानों के बीच में तो यही राय है। वो चुपचाप रहती है, कॉन्सर्ट में गाती है, रोज 5 बजे बाहर जाती है और ठीक 7 बजे डिनर के लिए लौट आती है। इसके अलावा कभी कहीं नहीं जाती, सिवाय तब जब वो गाती है। एक पुरुष मेहमान है जो उसके घर अक्सर आता है। वो काला, खूबसूरत और स्मार्ट है। दिन में 1 बार से कम नहीं आता और अक्सर 2 बार भी आता है। उसका नाम शायद गॉडफ्रे नॉर्टन है, इनर टेम्पल का। अब देखा कोचवान से दोस्ती करने का नतीजा। वे लोग दर्जनों बार उसे घर तक लाए थे और उसके बारे में सब कुछ जानते थे। जब मैंने उनकी सारी बातें सुन ली तो मैं एक बार फिर ब्रायोनी लॉज में चहलकदमी करने लगा और अपनी योजना बनाने लगा। जाहिर है कि इस गॉडफ्रे नॉर्टन की इस मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। वो वकील है। ये बात मुझे थोड़ी खतरनाक लग रही है। उनके बीच क्या रिश्ता है और वो बार बार किस मकसद से वहाँ आता है? वो उसकी मुवक्किल है या रखेल या फिर दोस्त?
अगर वो मुवक्किल है तो उसने शायद वो फोटो उसके पास रखवा दिया होगा। अगर रखेल या दोस्त है तो शायद ऐसा नहीं किया होगा। इस सवाल के जवाब पर निर्भर होता है कि मुझे ब्रायोनी लॉज में अपना काम जारी रखना चाहिए या उस शख्स के टेम्पल वाले घर की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये बड़ी नाजुक बात है और इससे मेरी तहकीकात का दायरा बढ़ जाएगा। मुझे डर है कि इन बातों से मैं शायद तुम्हें बोर कर रहा हूँ, लेकिन अपनी मुश्किलें मुझे तुम्हें बतानी हैं जिससे तुम सारे हालातों को ठीक से समझ सको। मैं पूरे ध्यान से तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ, बोलते रहो, मैंने कहा। उसने फिर से कहना शुरू किया। अभी मैं इन सारी बातों पर सोच ही रहा था कि एक घोड़ा गाड़ी ब्रायोनी लॉज पर आकर रुकी और उसमें से एक आदमी निकला। वो काफी खूबसूरत था, सांवला, तीखे नाक नक्श और मूंछों वाला। जाहिर था कि वो वही आदमी था जिसके बारे में मैंने सुना था। वो काफी जल्दी में लग रहा था। उसने गाड़ी वाले को पुकार कर रुकने के लिए कहा और दरवाज़ा खोलने वाली नौकरानी के पास से तेजी से गुजर गया। उसके हाव भाव से साफ दिखाई दे रहा था कि वो उस घर से अच्छी तरह वाकिफ है। वो घर में करीब आधे घंटे तक रहा और मुझे बैठक की खिड़कियों से उसके कमरे के चक्कर लगाने की झलक मिलती रही। वो काफी उत्तेजित था और हाथों को लहराते हुए कुछ बोल रहा था। युवती मुझे दिखाई नहीं पड़ रही थी। आखिर में वो बाहर आया और पहले से भी ज्यादा जल्दी में दिखाई दिया। वो कैब में घुस ही रहा था कि उसने अपनी जेब से सोने की घड़ी निकाली और उसे ध्यान से देखा और फिर जोर से चिल्लाया, शैतान की तरह गाड़ी लेकर चलो। पहले रीजेंट स्ट्रीट पर ग्रॉस एंड हैंकी तक, फिर एजवेयर रोड में सेंट मोनिका चर्च में। अगर तुमने मुझे 20 मिनट में वहां पहुंचा दिया तो आधा सोने का सिक्का इनाम में दूंगा। वे दोनों वहां से चले गए। मैं सोच ही रहा था कि उसके पीछे जाऊं या नहीं कि गली के उस छोर पर एक छोटी सी घोड़ा गाड़ी आई। उसके कोचवान का कोट आधा बंद था और उसकी टाई कानों के नीचे, जबकि उसकी काठी के सारे पट्टे बाहर लटक रहे थे। गाड़ी अभी रुक भी नहीं पाई थी कि वो लपक कर हॉल के दरवाजे से निकली और उसमें बैठ गई। मैंने एक पल के लिए ही बस उसकी झलक देखी, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत युवती थी और उसके चेहरे को देखकर कोई भी उस पर मर मिट सकता था। वो जोर से चिल्लाई, सेंट मोनिका चर्च ले चलो और 20 मिनट में अगर पहुंचा दिया तो तुम्हें आधा सोने का सिक्का मिलेगा। ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहता था वॉटसन। मैं सोच ही रहा था कि मैं उसके पीछे भागूं या घोड़ा गाड़ी से लटक जाऊं कि तभी सड़क पर मुझे एक कैब आती दिखाई दी। ड्राइवर ने 2 बार अपने इस अस्त व्यस्त यात्री को देखा, लेकिन उसके मना करने से पहले ही मैं उसमें बैठ गया। 12 बजने में 25 मिनट बाकी थे और साफ था कि कुछ चल रहा है। मेरे कोचवान ने तेजी से गाड़ी दौड़ाई। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले मैं कभी इतनी तेज स्पीड से गया होऊंगा, लेकिन बाकी दोनों मुझसे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। दोनों गाड़ियों के हाँफते हुए घोड़े वहां दरवाजे पर खड़े थे। मैंने जल्दी से भाड़ा चुकाया और चर्च के अंदर गया। वहां पर और कोई नहीं था, बस वे दोनों और एक पादरी जो सफेद चोगे में उसके साथ बहस कर रहा था। वे तीनों मंडप के सामने घेरा बनाए खड़े थे। मैं किसी भी आवारा घूमने वाले की तरह यूं ही एक किनारे खड़ा हो गया। अचानक मैं हैरत में पड़ गया जब वे तीनों मेरी ओर मुड़े और गॉडफ्रे नॉर्टन तेजी से दौड़ता हुआ मेरे पास आया। वो जल्दी जल्दी बोला, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। तुम हमारे काम आ सकते हो, जल्दी आओ। अरे थोड़ा जल्दी चलो, बस 3 मिनट बचे हैं, नहीं तो ये कानूनी नहीं माना जाएगा। वो मुझे करीब खींचकर मंडप तक ले गया और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैंने पाया कि मेरे कान में जो कुछ भी बोला जा रहा है मैं उसे दोहरा रहा हूँ और उन बातों की जिम्मेदारी ले रहा हूँ जिनके बारे में मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। और मिस आयरीन एडलर कुंवारे गॉडफ्रे नॉर्टन के साथ विवाह बंधन में बंध रही थी। ये सब पल भर में ही हो गया। उसके बाद एक ओर तो वो सज्जन मुझे शुक्रिया कह रहा था और दूसरी ओर युवती, जबकि पादरी मुझे खुशी से देख रहा था। ये मेरे जीवन का सबसे मजाकिया पल था और उसी को सोच सोचकर मैं हंस रहा हूँ। ऐसा लगता है कि उनकी शादी गैर कानूनी है और पादरी ने बिना गवाह के उनकी शादी करने से इनकार कर दिया होगा और मेरे वहां पहुंचने से दूल्हे को गवाह की तलाश में सड़क पर भटकना नहीं पड़ा। दुल्हन ने मुझे एक सोने का सिक्का दिया और उस मौके की याद में मैं उसे अपनी घड़ी की चेन में लगा लूंगा। ये तो कहानी में एक नया मोड़ आ गया। उसके बाद क्या हुआ? मैंने उत्सुकता से पूछा। मेरी योजना तो खैर गड़बड़ा ही गई थी। ऐसा लग रहा था कि ये जोड़ा फौरन वहां से चला जाएगा और इसीलिए मुझे जल्दी से कोई कदम उठाना था। लेकिन चर्च के दरवाजे पर वे अलग हो गए। युवक टेम्पल की ओर चला गया और युवती अपने घर। उससे अलग होते समय वो बोली, मैं रोज की तरह 5 बजे पार्क की तरफ आऊंगी।
इसके आगे मैंने कुछ भी नहीं सुना और वे दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। मैं अपनी तैयारियों में जुट गया। इतना बिजी रहने के कारण खाने तक के बारे में नहीं सोच सका, इसीलिए मुझे अब बहुत तेज भूख लगी है। आज शाम को मैं और भी ज्यादा बिजी रहूंगा। वैसे डॉक्टर, मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी, मैंने कहा। तुम कानून तोड़ने से डरते तो नहीं? बिल्कुल नहीं। ना गिरफ्तार होने से? अगर वजह अच्छी है तो बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। वजह तो बहुत अच्छी है। तो फिर मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हूं। मुझे पूरा यकीन था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं मेरे दोस्त। लेकिन तुम चाहते क्या हो, मुझे करना क्या है ये तो बताओ होम्स। मैंने नीचे खाने के लिए बोल दिया है और जब मिसेस टर्नर खाना लेकर आएगी तो मैं सारी बात साफ कर दूंगा। खाना खाते हुए उसने कहा, मैं खाते खाते इस पर बातचीत करूंगा क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अभी करीब 5 बज रहे हैं। 2 घंटे में हमें उस जगह पर पहुंचना है जहां ये सब कुछ चल रहा है। मिस आयरीन या मैडम अपनी ड्राइव से 7 बजे लौटती है। हमें उस वक्त उससे मिलने के लिए ब्रायोनी लॉज पर मौजूद रहना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, मैंने पूछा। वो सब तुम्हें मुझ पर छोड़ना होगा। मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं कि क्या करना है। बस मैं एक ही बात पर जोर देना चाहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें बीच में दखल नहीं देना है, समझे? यानी मुझे बस तमाशा देखना है, मैंने कहा। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। शायद वहां थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाए, लेकिन तुम्हें उसमें शामिल नहीं होना है। उसके अंत में मुझे घर में घुसने दिया जाएगा। 4 या 5 मिनट के बाद बैठक की खिड़की खुलेगी। तुम्हें उस खुली खिड़की के पास मौजूद रहना है। तुम वहां से मुझ पर नजर रखोगे क्योंकि तुम वहां से मुझे देख पा रहे होगे। और जब मैं अपना हाथ उठाऊं ऐसे, तब तुम कमरे के अंदर उस चीज को फेंक दोगे जो मैं तुम्हें फेंकने के लिए दूंगा, और इसके साथ ही चिल्लाओगे, आग आग। समझ गए? बिल्कुल समझ गया। ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं है। इतना कहकर उसने जेब से एक लंबा सिगार के आकार का पैकेट निकाला। ये एक साधारण सा स्मोक रॉकेट है जिसके दोनों सिरों पर ढक्कन है ताकि ये अपने आप जल सके। तुम्हारा काम यहीं तक सीमित है। जब तुम आग आग का शोर मचाओगे तो काफी लोग तुम्हारी पुकार में शामिल हो जाएंगे। फिर तुम सड़क के दूसरे छोर तक चले जाना और 10 मिनट बाद मैं भी वहीं आ जाऊंगा। क्या मैंने अपनी बात तुम्हें ठीक से समझा दी है? हाँ, मुझे बिल्कुल शांत रहना है, खिड़की के पास खड़े रहना है, तुम्हें देखना है और तुम्हारा इशारा मिलने पर इस चीज को अंदर फेंकना है। फिर आग आग का शोर मचाना है और फिर गली के छोर पर तुम्हारा इंतजार करना है। बहुत बढ़िया, तुम एकदम ठीक समझे। मैं सोचता हूँ कि अब वक्त हो गया है कि मैं अपनी नई भूमिका के लिए तैयार हो जाऊं। इतना कहकर वो अपने बेडरूम में गायब हो गया और कुछ मिनटों में एक खुशमिजाज सरल पादरी जैसा बनकर निकला। उसका चौड़ा हैट, ढीली पैंट, सफ़ेद टाई और सधी हुई मुस्कान और इधर उधर यूं ही ताक झांक करने की आदत ऐसी थी जो सिर्फ मिस्टर जॉन हेर को मात दे सकती थी। हम दोनों बेकर स्ट्रीट से निकल गए। उस वक्त करीब 6:15 बजे थे और 1 घंटे में अभी 10 मिनट बाकी थे जब हम सरपेंटाइन एवेन्यू पहुंचे। शाम ढल चुकी थी और लैंप जलने शुरू ही हुए थे। हम ब्रायोनी लॉज में चहलकदमी कर रहे थे, उसकी मालकिन के इंतजार में। घर बिल्कुल वैसा था जैसा होम्स ने बताया था, लेकिन उस जगह उतनी गोपनीयता नहीं थी जितनी मैंने सोची थी। इसके विपरीत एक शांत इलाके की छोटी सी गली के लिए वहां अच्छी खासी रौनक थी। एक कोने में गंदे कपड़े पहने आदमियों की भीड़ लगी थी जो हंसते हुए सिगरेट पी रहे थे। उनमें कोई कैंची की धार तेज करने वाला था, 2 चौकीदार थे जो किसी लड़की को छेड़ रहे थे और कई अच्छे कपड़े पहने युवक जो मुंह में सिगार दबाए इधर उधर घूम रहे थे। होम्स ने घर के चक्कर काटते हुए कहा, देखो वॉटसन, इस शादी से मामला आसान हो गया है। वो फोटो अब 2धारी हथियार बन गया है। संभावना ये है कि वो भी नहीं चाहेगी कि गॉडफ्रे नॉर्टन उस फोटो को देखे, जिस तरह हमारा मुवक्किल नहीं चाहता कि उसकी राजकुमारी के सामने वो फोटो आए। अब सवाल सिर्फ ये है कि हमें वो फोटोग्राफ कहाँ मिलेगा। ये तो संभावना नहीं है कि वो फोटो को अपने साथ लेकर घूमती होगी। वो बड़े साइज का फोटो है, किसी महिला के कपड़ों में छुपाया नहीं जा सकता, इतना बड़ा है। वो जानती है कि बादशाह उसकी तलाशी करवा सकता है। इस तरह की 2 कोशिशें पहले भी की जा चुकी हैं, इसलिए हम ये मानकर चलते हैं कि वो फोटो को अपने साथ लिए नहीं घूमती है। तो फिर भला कहाँ रखती होगी, मैंने पूछा। अपने बैंकर या वकील के पास,
ये दोहरी संभावना है, लेकिन मैं इन दोनों में से एक भी नहीं समझता। औरतें स्वभाव से ही रहस्यमयी होती हैं और अपने भेद को अपने पास ही रखती हैं। वो उसे किसी और के सुपुर्द क्यों करेगी? वो उसे अपने मित्र के पास ही रखना चाहेगी, लेकिन वो कह नहीं सकती कि एक व्यापारी को कौन सा अप्रत्यक्ष या राजनैतिक मामला खरीद डाले। इसके अलावा ये भी याद रहे कि उसने निश्चय किया था कि कुछ दिनों में वो उसका इस्तेमाल करेगी, इसलिए फोटो वहीं होना चाहिए जहां उसे आसानी से मिल सके। फोटो को उसी के घर के अंदर होना चाहिए। लेकिन घर में तो 2 बार चोरी करवाई जा चुकी है। उन्हें ठीक से देखना नहीं आया होगा। तो तुम कैसे देखोगे? मैं नहीं देखूंगा। क्या मतलब? मैं उसे मजबूर करूंगा कि वो मुझे दिखाए। वो भला ऐसा क्यों करेगी? मेरे जाल में फंसने के बाद वो ऐसा ही करेगी। अभी कुछ ही पल में तुम खुद ही देख लेना। अरे अरे, पहियों की आवाज सुनाई पड़ रही है। ये उसी की गाड़ी है। अब मेरी बातों का ध्यान रखना। होम्स अभी बोल ही रहा था कि तभी घोड़ा गाड़ी के किनारे पर लगी रोशनी चमक उठी और गली के छोर से घोड़ा गाड़ी आती नजर आई। वो बहुत ही खूबसूरत छोटी सी गाड़ी थी जो ब्रायोनी लॉज के दरवाजे पर खड़खड़ाती हुई रुकी। जब वो रुकी तो कोने में यूं ही टहल रहे लोगों में से एक युवक दौड़कर दरवाजा खोलने आया कि कुछ इनाम कमा सके, लेकिन एक दूसरे लफंगे ने उसे खदेड़ दिया जो खुद भी इसी इरादे से आगे आया था। दोनों में भयानक लड़ाई हुई और दोनों चौकीदारों ने एक युवक का साथ देकर उसे बढ़ावा दिया और चाकुओं की धार तेज करने वाले ने भी, क्योंकि उसने दूसरे युवक के पक्ष में बोला। तभी उनमें से एक ने दूसरे पर वार कर दिया और युवती, जो अब तक गाड़ी से बाहर आ चुकी थी, एक दूसरे को मुक्कों और डंडों से मारते हुए युवकों की भीड़ के बीच में घिर गई। होम्स भीड़ में घुस गया युवती की रक्षा करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो उस तक पहुंचा, वो अचानक चीखा और जमीन पर गिर गया और उसके चेहरे से खून बहने लगा। उसके गिरते ही चौकीदार एक तरफ भागे और लफंगे दूसरी ओर। अच्छे कपड़े पहने दूसरे भले लोग, जिन्होंने झगड़े में शामिल हुए बिना झगड़ा देखा था, युवती की मदद करने और जख्मी आदमी की देखभाल करने के लिए वहां इकट्ठे हो गए। आयरिन एडलर जल्दी से सीढ़ियां चढ़ने लगी, लेकिन ऊपर जाकर वो खड़ी हो गई और उसकी सुडौल काया हॉल से आती रोशनी में चमक उठी। वो मुड़कर सड़क की ओर देख रही थी। उसने पूछा, क्या उस बेचारे को ज्यादा चोट आई है? कुछ आवाजें आईं। लगता है ये मर गया है। अरे नहीं नहीं, इसमें अभी जान बाकी है, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही जरूर मर जाएगा। लेकिन जो भी हो, था बड़ा बहादुर आदमी। अगर ये नहीं होता तो उन गुंडों ने मैडम का पर्स और घड़ी छीन लिए होते। उनका पूरा गिरोह था और वो बदमाश भी थे। अरे अब तो ये सांस ले रहा है। ये सड़क पर यूं पड़ा नहीं रह सकता। क्या हम इसे अंदर ला सकते हैं मैम? हाँ हाँ बिल्कुल, इसे सिटिंग रूम में ले आओ। वहां पर आरामदायक सोफा है। इस रास्ते से ले आओ प्लीज। धीरे धीरे और संजीदगी से उसे ब्रायोनी लॉज के अंदर लाया गया और मुख्य कमरे में लिटा दिया गया, जबकि मैं खिड़की के नीचे से ये सारी गतिविधियां देखता रहा। लैंप जलाए जा चुके थे, लेकिन पर्दे अभी गिरे नहीं थे, इसलिए मैं सोफे पर लेटे होम्स को साफ देख सकता था। मुझे नहीं पता कि उस वक्त अपने नाटक पर उसे शर्म आ रही थी या नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे जिंदगी में इससे पहले कभी भी इतनी शर्मिंदगी नहीं हुई थी जितनी इस सुंदर युवती को देखकर हुई, जिसके खिलाफ मैं इतनी गंदी साजिश कर रहा था। वो बेचारी बड़ी ही दया और सहानुभूति के साथ जख्मी की देखभाल कर रही थी। अगर मैं इस वक्त अपने काम से पीछे हट गया होता तो होम्स के साथ गद्दारी करता। मैंने अपना दिल कड़ा किया और स्मोक रॉकेट निकाला। मैंने सोचा कि हम उसे कोई चोट तो नहीं पहुंचा रहे हैं। हम तो उसे किसी और को चोट पहुंचाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मेरे ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। होम्स अब तक सोफे पर बैठ गया था और मैंने उसे ऐसा इशारा करते देखा मानो उसे सांस लेने के लिए हवा की जरूरत है। एक नौकरानी ने दौड़कर खिड़की खोल दी। उसी समय मैंने उसे अपना हाथ उठाते देखा और इस इशारे पर मैंने रॉकेट उस कमरे में उछाल दिया और आग आग का शोर मचाने लगा। ये शब्द मेरे मुंह से निकला भर था कि तमाशबीनों की पूरी भीड़, अच्छे और बुरे कपड़ों वाले, संभ्रांत, साइस और नौकरानियां, सभी उस आग आग की चिल्लाहट में शामिल हो गए। धुएं के घने बादल कमरे में मंडराने लगे और लोग खिड़की से बाहर निकलने लगे। मैंने भागते हुए लोगों की झलक देखी और एक पल बाद होम्स की आवाज आई कि कोई खतरा नहीं है। चिल्लाती हुई भीड़ में रास्ता निकालते हुए मैं सड़क के कोने पर पहुंच गया और 10 मिनट बाद जब मैंने अपने दोस्त का हाथ अपने हाथ में पाया तो मैं खुश हुआ कि अब इस शोर शराबे से छुट्टी मिलेगी। वो कुछ मिनटों तक चुपचाप तेजी से चलता रहा, फिर बोला, तुमने अपना काम बहुत अच्छी तरह किया डॉक्टर।
इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता था। क्या तुम्हें फोटोग्राफ मिल गया? मैंने पूछा। मिला नहीं, लेकिन मुझे ये पता लग गया कि वो कहाँ है। ये तुमने कैसे पता लगाया? जैसा मैंने तुम्हें बताया था, उसी ने मुझे दिखाया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो खुद मुझे दिखाएगी। अब ये पहेलियां बुझाना छोड़ो और साफ साफ बताओ कि तुमने आखिर किया क्या। वो हंसते हुए बोला, मैं इसे रहस्य नहीं बनाना चाहता। ये बात बड़ी ही आसान थी। ये तो तुमने देख ही लिया कि सड़क पर मौजूद हर आदमी हमारे नाटक में शामिल था। उन सबको इसी काम के लिए मैंने यहाँ इकट्ठा किया था। हाँ, ये तो मैं समझ गया था, मैंने कहा। फिर जब शोर मचा, उस वक्त मेरी हथेली पर गीला लाल रंग लगा था। मैं आगे बढ़ा और मैंने अपना हाथ चेहरे पर लगाया और खुद को जख्मी दिखाते हुए गिर गया। ये एक पुरानी चाल है। फिर वे मुझे उठाकर अंदर ले गए। वो मुझे अंदर ही ले जाती, और क्या कर सकती थी। वो मुझे अपनी बैठक में ले गई और मुझे वहीं पर उस फोटो के होने का शक था। वो उस कमरे और बेडरूम के बीच में था और मैं देखना चाहता था कि वो कहाँ था। उन्होंने मुझे सोफे पर लेटाया। मैंने हवा के लिए इशारा किया। उन्हें खिड़की खोलनी पड़ी और तुम्हें मौका मिल गया। लेकिन इससे तुम्हारा काम कैसे हुआ? ये बहुत जरूरी था। जब कोई औरत ये समझती है कि उसके घर में आग लग गई है, तो वो स्वाभाविक तौर पर उस चीज की ओर दौड़ती है जो उसे सबसे प्यारी है। ये भावना बहुत तेज होती है और मैंने कई बार इसका फायदा उठाया है। एक शादीशुदा औरत अपने बच्चे को उठाती है, कुंवारी अपने जेवरों के डिब्बे को। अब मुझे ये बात साफ थी कि हमारी आज की युवती के पास घर में उस चीज से ज्यादा प्यारा और कुछ नहीं था जिसकी तलाश में हम यहाँ आए हैं। वो उसी को बचाने के लिए दौड़ेगी। आग के खतरे का शोर काफी बेहतरीन ढंग से मचाया गया था। धुआं और चीख पुकार बड़े से बड़े पत्थर का दिल भी हिला देने के लिए काफी थे। उसकी प्रतिक्रिया काफी बढ़िया थी। फोटोग्राफ घंटी खींचने की डोर के दाईं ओर बने एक पैनल के सुराख में है। पल भर में ही वो वहां थी और उसने उसे आधा बाहर निकाल लिया था जब मुझे उसकी झलक दिखी। जब मैंने पुकारा कि ये झूठी चेतावनी है, तो उसने उसे वापस रखा, रॉकेट को देखा, कमरे से बाहर निकली और तब से मैंने उसे नहीं देखा है। मैं उठा और बहाना बनाते हुए घर से खिसक लिया। मैं हिचका कि फौरन फोटो लेने की कोशिश करूं या ना करूं, लेकिन तभी गाड़ीवान अंदर आ गया था और मुझे गौर से देख रहा था। इसलिए मैंने इंतजार करना ठीक समझा। ज्यादा उतावली सारी बात को बिगाड़ सकती थी। और अब हम क्या करेंगे? मैंने पूछा। हमारी खोज करीब करीब पूरी हो गई है। मैं कल बादशाह से मिलूंगा और तुमसे भी, अगर तुम हमारे साथ आना चाहो। हमें युवती के इंतजार में बैठक में बिठाया जाएगा, लेकिन ये संभव है कि जब वो आएगी तो ना फोटो पाएगी ना हमें। बादशाह को तसल्ली मिलेगी कि वो अपने हाथ से अपनी फोटो ले सका है। और तुम यहाँ आओगे कब? मैंने पूछा। सुबह 8 बजे। तब तक वो उठी नहीं होगी, इसलिए हमारे लिए मैदान साफ होगा। इसके अलावा हमें फुर्ती दिखानी होगी, क्योंकि इस शादी का मतलब हो सकता है कि उसकी जिंदगी और आदतों में फर्क आ जाए। मुझे देर किए बिना बादशाह को तार भेजना होगा। हम बेकर स्ट्रीट पहुंचकर अपने दरवाजे पर रुक चुके थे। वो चाबियां ढूंढते अपनी जेब तलाश रहा था कि पास से गुजरते किसी की आवाज आई, गुड नाइट मिस्टर शर्लॉक होम्स। उस समय पगडंडी पर कई लोग थे, लेकिन ये अभिवादन घोड़ा गाड़ी में बैठे एक पतले से युवक ने किया था। होम्स ने कम रोशनी वाली सड़क पर नजर दौड़ाते हुए कहा, मैंने ये आवाज पहले कहीं सुनी है, लेकिन वो था कौन मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। उस रात मैं बेकर स्ट्रीट पर सोया और सुबह हम अपने टोस्ट और कॉफी में बिजी थे जब बोहेमिया का बादशाह कमरे में दाखिल हुआ। दोनों कंधों से शर्लॉक होम्स को पकड़कर वो बोल पड़ा, तुमने सचमुच उसे ढूंढ लिया। मैं बता नहीं सकता कि मैं तुम्हारा कितना एहसानमंद हूँ। इतना कहकर वो उत्सुकता से होम्स का चेहरा देखने लगा। अभी मैंने उसका सिर्फ पता ढूंढा है योर मैजेस्टी। अभी हमें पूरी सफलता नहीं मिली है। लेकिन तुम्हें उम्मीद तो है? जी हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है। तो फिर चलो, मैं चलने के लिए बेचैन हूँ, बादशाह ने कहा। हमें कैब के आने का इंतजार करना होगा। उसकी जरूरत नहीं, मेरी गाड़ी नीचे खड़ी है। तब तो मामला आसान हो गया, होम्स ने कहा, और हम जल्दी से नीचे उतरे। रास्ते में होम्स ने बादशाह को बताया, आयरिन एडलर की शादी हो गई है। शादी? कब? कल। किससे? नॉर्टन नाम के एक अंग्रेज वकील से। लेकिन वो उससे प्यार तो नहीं करती होगी। मुझे लगता है कि करती है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि इससे योर मैजेस्टी आगे भी किसी तरह की परेशानी से बचे रहेंगे।
अगर वो लड़की अपने पति से प्यार करती है तो वो योर मैजेस्टी से प्यार नहीं करती, और अगर वो योर मैजेस्टी से प्यार नहीं करती तो कोई कारण नहीं कि वो आपकी योजना में दखल डालेगी। हाँ, ये सच है, लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि वो मेरे साथ रहे। क्या रानी बनती वो। इतना कहकर बादशाह उसके ख्यालों में खो गया। कुछ देर बाद हम सर्पेंटाइन एवेन्यू पर पहुंच गए। ब्रायोनी लॉज का दरवाज़ा खुला हुआ था और सीढ़ियों पर एक अधेड़ महिला खड़ी थी। उसने हमें गाड़ी से उतरते हुए बड़ी ही व्यंग्य भरी नज़रों से देखा। हमारे पास पहुंचने पर उसने कहा, मेरे ख्याल से आप मिस्टर शर्लॉक होम्स हैं। मेरे मित्र ने चौंकते हुए कहा, हाँ, मैं हूँ होम्स। क्या हुआ? हाँ, मेरी मालकिन ने कहा था कि तुम्हारे आने की संभावना है। वो आज सुबह चेरिंग क्रॉस से 5:15 बजे की ट्रेन पकड़कर अपने पति के साथ यूरोप चली गई हैं। क्या? तुम्हारा मतलब है कि वो इंग्लैंड छोड़कर हमेशा के लिए चली गई? आश्चर्य और हताशा से सफ़ेद पड़ता हुआ होम्स लड़खड़ा गया। जी हाँ, कभी वापस ना आने के लिए। और कागज़? सब खो गया, मैं बर्बाद हो गया, बादशाह ने रुंधी आवाज में कहा। देखते हैं, होम्स ने बड़ी ही उत्तेजना से कहा, नौकरानी को धक्का दिया और दौड़ा दौड़ा ड्राइंग रूम में पहुंच गया। उसके पीछे पीछे बादशाह और मैं भी पहुंच गए। हर दिशा में फर्नीचर फैला हुआ था, शेल्फ हटा दिए गए थे, दराजें खुली हुई थीं, मानो युवती ने भागने से पहले जल्दी जल्दी सामान तितर बितर किया हो। होम्स घंटी की डोर तक पहुंचा, एक छोटा सा शटर खोला और उसमें हाथ डालकर एक फोटो और एक पत्र निकाला। फोटो खुद आयरीन एडलर का था, जो एक बढ़िया इवनिंग ड्रेस में थी, और खत शर्लॉक होम्स के नाम था, और उसे तब तक नहीं छूना था जब तक होम्स उसे खुद लेने के लिए ना आए। मेरे मित्र ने उसे फाड़कर खोला और हम तीनों ने उसे साथ साथ पढ़ा। वो पिछली रात आधी रात के समय लिखा गया था और इस प्रकार था, माय डियर शर्लॉक होम्स, तुमने सचमुच बहुत बढ़िया काम किया। तुमने मुझे पूरी तरह झांसे में डाल दिया। आग के शोरगुल के बाद भी मुझे शक नहीं हुआ था, लेकिन फिर जब मैंने सोचा कि मैंने अपना रहस्य किस तरह खोल दिया है तो मैं सोच में पड़ गई। महीनों पहले ही मुझे तुमसे बच के रहने के लिए कहा गया था। मुझसे कहा गया था कि अगर बादशाह किसी की मदद लेगा तो वो तुम ही हो सकते हो, और तुम्हारा पता भी मुझे दिया गया था। इस सब के बावजूद तुमने मुझसे वो जान लिया जो तुम जानना चाहते थे। शक होने के बाद भी मैं सोच नहीं सकती थी कि इतना दयालु पादरी इतना धूर्त हो सकता है। लेकिन तुम जानते हो, मैं खुद भी ट्रेंड अभिनेत्री रही हूँ। पुरुषों के लिबास मेरे लिए नए नहीं हैं। मैंने भी अक्सर इससे मिलने वाली आज़ादी का फ़ायदा उठाया है। मैंने कोचवान जॉन को तुम पर नज़र रखने के लिए कहा। मैं ऊपर दौड़ी, कपड़े बदले, और जब तुम मेरे घर से गए उसी वक्त मैं नीचे उतर कर आई। तुम्हारे दरवाजे तक मैंने तुम्हारा पीछा किया और इस तरह पक्का यकीन कर लिया कि मैं जाने माने मिस्टर शर्लॉक होम्स की दिलचस्पी का केंद्र हूँ। फिर मैंने बेवकूफ़ी से तुम्हें गुड नाइट कहा और अपने पति को देखने टेम्पल चली गई। हम दोनों ने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका होगा कि हम भाग निकलें, अगर हमारा विरोधी इतना ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए कल जब तुम आओगे तो ये घोंसला तुम्हें खाली मिलेगा। जहाँ तक फोटो की बात है, तुम्हारा मुवक्किल चैन की सांस ले सकता है। मैं उससे ज़्यादा बेहतर आदमी द्वारा चाही जा रही हूँ और मैं भी उसे चाहती हूँ। बादशाह जो भी चाहे करे, मैं उसके काम में दखल नहीं दूंगी जिसका उसने गलत फ़ायदा उठाया है। मैं ये फ़ोटो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए रख रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जो मुझे उसके उठाए किसी भी कदम से सुरक्षित रखेगा। मैं एक फ़ोटो छोड़ रही हूँ जिसे वो शायद अपने पास रखना चाहे, और मैं हूँ मिस्टर शर्लॉक होम्स, तुम्हारी अपनी आयरीन नॉर्टन एडलर। जब हम तीनों वो खत पढ़ चुके तो बोहेमिया का बादशाह चिल्ला उठा, वाह क्या औरत है! क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि वो कितनी तेज और जिद्दी है? क्या वो काबिले तारीफ रानी नहीं बनती? क्या ये अफसोस की बात नहीं है कि वो मुझे अपने लायक नहीं समझती? जितना मैंने उस औरत के बारे में समझा और देखा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि वाकई आपकी और उसकी जोड़ी बेमेल रहती। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं बादशाह के काम में कामयाब नहीं हो सका, होम्स ने निराशा भरे स्वर में कहा। अरे इससे बिल्कुल उल्टी बात है। इससे ज़्यादा कामयाबी और कुछ हो ही नहीं सकती थी। मैं जानता हूँ कि जो वो कहती है उससे कभी पीछे नहीं हटती। फोटो उतना ही सुरक्षित है मानो उसे आग में झोंक दिया गया हो, बादशाह ने खुशी भरे स्वर में कहा।
मुझे खुशी है कि योर मैजेस्टी ऐसी बात कह रहे हैं। मैं तुम्हारा बड़ा एहसानमंद हूँ। मेहरबानी करके मुझे बताओ कि मैं तुम्हें क्या इनाम दूँ। ये अंगूठी। इतना कहकर बादशाह ने अपनी उंगली से एक सांप के आकार वाली अंगूठी निकाली और होम्स की हथेली पर रख दी। जी नहीं योर मैजेस्टी, आपके पास कुछ ऐसा है जिसकी कीमत मेरी नज़र में इस अंगूठी से ज़्यादा है, होम्स ने कहा। अरे तुम बस नाम लो, जो मांगोगे वो तुम्हारा। ये फोटोग्राफ। होम्स की ये बात सुनकर बादशाह ने हैरानी से उसे देखा। आयरीन का फोटोग्राफ? बिल्कुल, अगर तुम लेना चाहते हो तो शौक से ले सकते हो। मैं एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। अब इस मामले में तुम्हें और कुछ नहीं करना है। इतना कहकर बादशाह ने झुककर होम्स का अभिवादन किया और जाने के लिए बाहर निकल गया। इस तरह बोहेमिया राज्य पर छाया बदनामी का बादल आखिर छंट गया और मिस्टर शर्लॉक होम्स के सारे मंसूबों को एक होशियार युवती ने पछाड़ कर रख दिया। इससे पहले वो अक्सर औरतों की होशियारी का मजाक उड़ाता था, लेकिन इस घटना के बाद से मैंने उसे ऐसा करते नहीं सुना। वो जब भी आयरीन एडलर की बात करता है या उसके फ़ोटो का जिक्र करता है तो वो हमेशा उसे बड़ी ही इज्जत से वो औरत कहकर संबोधित करता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही एक और उम्दा कहानी के साथ आप